गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एंड मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम आपको मिडिल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का भी दे देंगे। चलिए सबसे पहले समझिएगा, जो 75 वर्ष के क्वेश्चन हैं और 150 वर्ष के क्वेश्चन हैं उनके लिए कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्वेश्चन 150 में आएगा, ये क्वेश्चन 75 में आएगा। बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि इतिहास में, प्राचीन इतिहास का जितना भी सिलेबस है उन सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन 75 वर्ड में आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन 150 वर्ड में आएगा और कौन सा 400 में आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन का पोटेंशियल कैसा है। अगर वो क्वेश्चन इस लेवल का है कि 400 वर्ड में पूछा सकता है तो वहाँ भी आ सकता है, वो 150 में भी आ सकता है, वो हो सकता है 75 शब्द में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ ले ताम्रपाषाणी संस्कृति से आप क्या समझते हैं, 75 शब्द में लिखिए। वही आप चाहे तो उसको 150 में लिख सकते हैं, चाहे तो 400-500 वर्ड में लिख सकते हैं, बहुत लंबा पोर्शन है। और यही क्वेश्चन आपको अगर मान लीजिए कह दे कि आपका ऋत की अवधारणा क्या है, तो वो क्वेश्चन जो है 150 वर्ड या 400 वर्ड लायक नहीं है, तो वहाँ नहीं जाएगा। अगर वही क्वेश्चन आपको पूछ ले कि आपका मधुशिष्ट विधि क्या है, तो वो क्वेश्चन 75 वर्ड से ऊपर जाने लायक नहीं है, तो उतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन पूछ ले आहत सिक्का क्या होता है, तो ये जो है 75 वर्ड के लिए भी है, 150 वर्ड भी पूछा सकता है। तो मतलब है क्वेश्चन की प्रकृति पे डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। जैसे भारतीय लोहे की प्राचीनता 150 वर्ड में पूछ सकता है, 75 भी पूछ सकता है, 400 पूछ सकता है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट और जो फेमस क्वेश्चन हैं वो कहीं भी आ सकते हैं। जैसे अशोक का धम्म, ये अब अशोक के धर्म के प्रमुख तत्व 75 शब्द में पूछ सकता है, डायरेक्ट बताइए 5 का 8 तत्व। 150 पूछ सकता है, आप 20 लाइन बताइए 15 लाइन में। अगर उसी को और विस्तार से पूछना है पूछेगा तो 400 में बताइए। तो मतलब है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी लेखन पद्धति उसमें कैसी है। तो हम लोग सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करें जो ज़्यादातर प्रोबेबल है। तो पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, प्रागैतिहासिक कला क्या होता है। प्रागैतिहासिक कला, प्री हिस्टोरिक आर्ट से आप क्या समझते हैं, कहाँ पे उद्भव हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी विशेषता है, इन सब पे हम वीडियो बना सके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम जब किसी भी लेक्चर नहीं देंगे, ओके ठीक है। तो बार बार डिटेशन होगा। प्रागैतिहासिक कला, प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे, वह है नवपाषाण काल की विशेषता बताइए, या नवपाषाण काल। नवपाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति का काल था। इस पे भी वीडियो बना चुके हैं, आपको भेज भी दिए हैं क्रांति, ठीक। तो आप भावनाओं को समझिएगा, पूरा नहीं लिखेंगे नहीं तो नहीं पाएगा। उसके बाद फिर दूसरा आ सकता है यहाँ पे कि जिसे पूछ लेगा 75 शब्द में, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल से क्या समझते हैं, प्रागैतिहासिक काल क्या है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या होती है, हाँ ये सब। इसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन जो हो सकता है आपका, अब देखिए चाहे नवपाषाण काल की विशेषता क्या है, चाहे सांस्कृतिक काल, दोनों एक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से हो सकता है, देखिए चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है तो आर्कियोलॉजी में बहुत सारा काम हुआ है, इसलिए आर्कियोलॉजी से 100% एक दो क्वेश्चन आएगा। दूसरा है मध्यपाषाण काल की विशेषता, मध्यपाषाण काल की नहीं लिखेंगे, समझ जाइएगा कि विशेषता, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है आपका बेलन घाटी के सांस्कृतिक जमाव, कल्चर सीक्वेंस आपके बेलन घाटी जमाव क्या है, या चाहे आप आर्कियोलॉजी से हो और चाहे ना हो सबके लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला तो या तो बेलन घाटी के सांस्कृतिक जमाव या कर सकता है बेलन घाटी का पुरातात्विक महत्व, तो दोनों एक है। सांस्कृतिक जमाव अगर नहीं लिखा तो लिख देगा पुरातात्विक महत्व। बेलन घाटी कहाँ पे है, इसकी खुदाई किसने किया, यहाँ पे कौन से कल्चरल सीक्वेंस मिलते हैं, पुरातात्विक
तात्विक पुरातात्विक महत्व। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, पुरावशेषों के तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ। ठीक है, ये भी वीडियो बना चुके हैं। तिथि निर्धारण पद्धतियाँ, जिसमें थर्मोल्यूमिनेसेंस क्या है, सी कार्बन डेटिंग सिस्टम क्या है, हाँ फ्लोरीन सिस्टम क्या है, ये सब पद्धतियाँ। और इसमें एक क्वेश्चन 75 वर्ड में स्पेशली आ सकता है, वह है C14 डेटिंग सिस्टम। कार्बन डेटिंग सिस्टम क्या है, इसे बोलते हैं C14। तो ये क्वेश्चन भी आपके 75 शब्द में यहाँ पे आ सकता है। अगला आ सकता है, भारत में मूर्धभांड संस्कृति क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है। मूर्धभांड संस्कृति क्या है, कहाँ पे काले लाल रंग का प्रयोग हुआ, कहाँ पे गेरुए रंग का प्रयोग हुआ, कहाँ पे OCP कब आया, कौन सा PGW है, कौन सा MBPW है, ये सब। तो आपका है मूर्धभांड संस्कृतियाँ। मूर्धभांडों का प्रयोग किसने किया, कैसे किया, आए मूर्धभांड संस्कृतियाँ। अगला क्वेश्चन है, आ सकता है 100% इंपॉर्टेंट है, भारत में लोहे की प्राचीनता। भारत में लोहे की प्राचीनता, उत्खनन की विधियाँ, याद रखिएगा उत्खनन की विधियाँ। उत्खनन की विधियाँ मैंने 3 बताया था, उत्खनन टाइप्स मेथड्स ऑफ एक्सकवेशन, उत्खनन की विधियाँ, जिसमें आपका पहले विधि है लंबवत, जिसे कहते हैं लंबवत या ऊर्ध्वाधर, जिसे कहते हैं वर्टिकल। दूसरी विधि है हॉरिजॉन्टल, जिसे आप कहते हैं क्षैतिज, और तीसरी है स्टेपिकल सोपानी विधि। तो उत्खनन की विधियाँ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आ सकता है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वह है आहत सिक्का। पिछली बार आया हुआ है, लास्ट टाइम पे 22 वाले एग्जाम में आया है आहत सिक्का। आहत सिक्के क्या होते हैं, इनकी बनावट की विधि आज क्या होते हैं, इसका मैंने आप लोगों को PDF दिया है। ठीक है, और हमारे चैनल पे शायद आहत सिक्के कुछ होगा, तो आहत सिक्का। उसके बाद अगला है जो महत्वपूर्ण है, पूछा सकता है, वह है आपका इतिहास में गाथा, नारा, संसी परंपरा। ठीक, ये क्या होते हैं इतिहास में, इनमें कैसे मिलता है। अगला जो कई बार पूछ चुका है यूनिवर्सिटी, वो है आपका ऋत की अवधारणा। ऋत क्या है, हाँ 75 सब में आ सकता है। अगला है फिर हड़प्पा से, हमने कई क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें याद रखिएगा क्या पूछेगा। हड़प्पा से 3-4 क्वेश्चन में एक 101% रहेगा। हड़प्पा से आपका रहेगा, या तो रहेगा इसका उद्भव, ठीक, या तो इसका रहेगा विस्तार, या बड़े में उद्भव विस्तार दोनों एक साथ पूछेगा। इसका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, और इसका पतन। ये तो हड़प्पा तो पूरा तैयार कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। और हड़प्पा का कालक्रम भी आ सकता है। हड़प्पा से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 101%, एक क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हड़प्पा से रहेगा। अब जिस छोटे क्वेश्चन हड़प्पाई धर्म है, वैदिक धर्म है, ये तो सामान्य क्वेश्चन है, जो पढ़ा है कुछ तो कुछ जानता ही है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, और पूछ सकता है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन और लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका। अर्बनाइजेशन व लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका, लोहे के प्रयोग से द्वितीय नगरीकरण में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहीं से आपका आ सकता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वह है महाजनपदों के उद्भव का कारण। 16 महाजनपद नहीं, महाजनपदों के उद्भव का कारण। महाजनपदों के उद्भव के कारण क्या थे। लौह प्रौद्योगिकी क्या था, उसका क्या योगदान रहा, द्वितीय नगरीकरण का क्या योगदान रहा, साम्राज्यवादिता का क्या योगदान रहा, हाँ भौगोलिक परिवेश का क्या योगदान रहा, ठीक है, गंगा घाटी का क्या योगदान रहा महाजनपदों के उद्भव में, सामाजिक और धार्मिक विचारधारा का क्या योगदान रहा, हाँ उसके बाद धार्मिक क्रांति का क्या योगदान रहा, ये सब आप बता दीजिएगा। अगला है 6th सेंचुरी
BC में धार्मिक क्रांति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक क्रांति का काल था, इस कथन की समीक्षा कीजिए, बताइए क्या था धार्मिक क्रांति। ठीक है, अब बौद्ध धर्म से कुछ शब्दावलियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया प्रतित्व समुत्पाद क्या है, तो ये तो शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन है। अवक्रांति क्या है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, 75 शब्द में आ सकते हैं। बौद्ध धर्म में आपसे पूछ लिया कि निर्माण क्या है, हाँ महापरिनिर्माण क्या है, 4 सत्य क्या है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। जैसे जैन धर्म पूछ लिया आपका स्यादवाद क्या है, तो 75 वर्ष में आ सकता है। हाँ, तो यहाँ पे जैन धर्म का स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद क्या होता है, इसकी अवधारणा बताइए। गणराज्यों में आएगा तो गणराज्यों की शासन व्यवस्था, याद रखिएगा, गणराज्यों की शासन व्यवस्था, गणराज्यों की शासन पद्धति याद कर लीजिएगा। मेरे पास इसका PDF है, आप बोलेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें दे देंगे। गणराज्यों की शासन व्यवस्था, ठीक है। दूसरा अगला है आपका अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत, तो इसमें आप लिख सकते हैं अर्थशास्त्र भी आ सकता है, इसके बारे में बताइए, वह सप्तांग सिद्धांत आ सकता है, अर्थशास्त्र सप्तांग सिद्धांत आ सकता है। अगला जो आ सकता है वह क्वेश्चन है अशोक का धम्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक का धम्म। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन 400 वर्ड में भी आ सकता है, अशोक का धम्म। दूसरा है आपका बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। इसके बाद आ सकता है आपका वह है नालंदा विश्वविद्यालय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नालंदा, ये सब यूनिवर्सिटी के फेवरेट क्वेश्चन है कुछ। नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे सूर्य पूजा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इनका, कई बार आ चुका है, तो एक लिख लीजिएगा सूर्य पूजा। इन सब पे एक बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी 90% क्वेश्चन पे सारे हमारे वीडियोस भी हैं, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा भी दिया है। ठीक है, वो भी वहाँ पे मिल जाएगा आपका, और ज़रूरत होगी तो हम आपको PDF भी कुछ प्रोवाइड इसका करा देंगे। अगला है आपका रामगुप्त की ऐतिहासिकता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता को पुष्ट करने वाले साधन बताइए, ऐतिहासिकता ये बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त, कई बार पूछ चुका है। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त आए चाहे उसकी नीतियाँ आए चाहे विजय, समुद्रगुप्त और जो वह उसकी विजित नीतियाँ, विजित राज्यों की नीतियाँ, ये हम वीडियो बनाए हैं, बहुत बेहतरीन है, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। जैसे राजपथ को धारण नीति कहाँ धारण किया, कहाँ से उसने ग्रहण मोक्षा नुक्कड़ नीति का पालन किया, कहाँ पे उस्सन भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापन की नीति का पालन किया, कहाँ से उसने परिचारित की नीति पालन किया, कहाँ से उसने सर्वदानज्ञाकरण, कहाँ से आत्मनिर्भर कन्योपायन दान, कहाँ से उन्होंने हस्तक्षेप की नीति आदि का को लागू किया, ये सब आपका देख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं, समुद्रगुप्त हो गया। प्रयाग प्रशस्त क्या सकता है, प्रयाग प्रशस्त के बारे में बताइए, ये भी हम वीडियो बनाए हैं, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा गुप्त काल स्वर्णयुग था, गुप्त काल स्वर्णयुग था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगला था हर्ष पुलकेशिन युद्ध की ऐतिहासिकता बताइए, कहाँ कहाँ पे उल्लेख मिलता है, कैसे मिलता है, ऐतिहासिकता बताइए। इसी में आ सकता है एक क्वेश्चन और, यहाँ पे हर्ष पुलकेशिन युद्ध की, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है खारवेल का, ठीक है, वह है आपका खारवेल की उपलब्धियाँ, खारवेल की उपलब्धियाँ। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ लेख, या ठीक है सुदर्शन झील पूछ सकता है, जूनागढ़ लेख, या इसी पूछ सकता है विष्ट या बेगार क्या है, इसके बाद 75 शब्द लिखिए, विष्ट या बेगार, इन सब की वीडियो बनाए हैं हम, विष्ट या बेगार पूछ सकता है, सुदर्शन झील, विष्ट या बेगार। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन और अच्छा पूछता है, वह है आपका
कनिष्क का तिथि निर्धारण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने वीडियो बना के भेजा है। कनिष्क का तिथि निर्धारण, कनिष्क ने कैसे राजा कब राजारोहण हुआ उसके बारे में बताइए, कौन कौन से हमारे पास साक्ष्य प्राप्त होते हैं कनिष्क का राजारोहण। ठीक है, इसके बाद अगला जो है आपका वो है आपका एक क्वेश्चन और है गंधार और मथुरा कला। गंधार वो हम अभी आपको पढ़ाए थे, पीजेपी बहुत लोग भेजे हैं, मथुरा कला और एक देख लीजिएगा भरत स्तूप। ठीक, ये जो आपके प्रमुख क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 100% आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक, तो आप आशा है कि आप देख लेंगे, नोट भी कर लिए होंगे। अब चर्चा करते हैं हम लोग 400 वर्ड्स की। अब 400 वर्ड्स जो हैं वे क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो हमको फिर मिटाना पड़ेगा। चलिए 400 वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब 400 वर्ड्स में याद रखिएगा जो क्वेश्चन आप लॉन्ग में पढ़ रहे हैं उन्हीं में से आपका 150 वर्ड का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और उन्हीं में से आपका 75 वर्ड्स का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो एक सरसरी निगाह से भी आपको एक प्राइमा फेसी का जो पर्सपेक्टिव होता है बर्ड्स आई व्यू जैसा, वो भी आप अपना देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम लोग 400 वर्ड्स 400 वर्ड्स। अब जो क्वेश्चन 400 वर्ड्स में आएगा वो क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, वह क्वेश्चन आपको 150 वर्ड में भी आ सकता है और 75 शब्द में भी आ सकता है। 75 शब्द में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब चर्चा करेंगे 400 वर्ड्स की सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, पहले बता दें क्या आएगा। 400 वर्ड्स में 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको करना है, इंटरनल चॉइस है। ओके, इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन या तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा और या तो आपका हिस्टोग्राफी से होगा। 100% दो में से एक रहेगा, या तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा या तो हिस्टोग्राफी से रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वह आपके इतिहास से होगा प्राचीन, और तीसरा भी आपके प्राचीन इतिहास से होगा। तो 3 क्वेश्चन होंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा जैसे कैसे पूछा गया है, एक बार पूछा गया है वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन क्या होता है, दूसरी बार पूछा गया है कि हीगल का सौंदर्य शास्त्र क्या है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे पूछा जाएगा, तो हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। 400 वर्ड्स में हम पहले चर्चा करते हैं कि आपके जो ऊपर से शुरू करेंगे, जो हिस्टोरिकल अप्रोच के क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ से। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछेगा कि अपने विषय से संबंधित एक रिसर्च प्रपोजल प्रस्तुत कीजिए। रिसर्च प्रपोजल प्रस्तुत कीजिए जिसे आप कहते हैं लघु शोध संक्षिप्तिका, लघु शोध प्रबंध, जिसे कहते हैं सिनाप्सिस। मतलब जैसे एक सिनाप्सिस लिखा जाता है उसका पूरा फॉर्म आपको प्रस्तुत करना है। सिनाप्सिस है, उसकी भूमिका क्या होती है, प्रस्तावना क्या होती है, उस सिनाप्सिस में परिकल्पना कहाँ पे होती है, उस सिनाप्सिस में उद्देश्य क्या होते हैं, उस सिनाप्सिस के आपके सोर्सेज क्या होते हैं, प्राथमिक सोर्सेज और द्वितीयक सोर्सेज क्या होते हैं, उस सिनाप्सिस में पूर्व लेखकों के कार्यों का अध्ययन कैसे किया जाता है, उस सिनाप्सिस में साहित्य समीक्षा कैसे किया जाता है और उसके अंतर्गत रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, अध्याय का विभाजन कैसे होता है और फिर संदर्भ ग्रंथ सूची या फुटनोट्स लगाए जाते हैं, इसका पूरा क्रम बताना है। एक वीडियो इस पर बहुत जल्दी बनाएंगे हम। तो एक क्वेश्चन जो है 101% जान लीजिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आएगा तो याद रखिएगा इसके लिए कोई विषय नहीं है, दिमाग सेटअप कर लीजिएगा। किसी भी विषय पर आप एक सिनाप्सिस पढ़े रहिए और उसी की व्याख्या कर दीजिए, इसमें कोई विषय नहीं पूछेगा बस इसको बताइए, तो आप लिख सकते हैं। बट डिपेंड है कि आपको पूरा प्रोसेस पता हो कि कैसे लिखा जाता है रिसर्च प्रपोजल, जिसे आप कहते हैं सिनाप्सिस। ठीक है, दूसरा देखते हैं आपका ये है, अगर हो सकता है रिसर्च प्रपोजल ना लिखे तो आपको डायरेक्ट लिख दे देगा सिनाप्सिस। सिनाप्सिस हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखिएगा। ठीक है, तो एक रिसर्च प्रपोजल हो गया।
दूसरा क्वेश्चन ये देखिएगा आएगा कि शोध प्रक्रिया के अंतर्गत या अनुसंधान के क्षेत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए या प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। इसका मतलब हो गया आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इन हिस्ट्री, ये महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन चर्चा करेंगे, वह है आपका इतिहास में वस्तुनिष्ठता, सबसे इंपॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठता और पक्षपात एक जैसा है, वस्तुनिष्ठता या इतिहास में पक्षपात, उसके कारण, पक्षपात के निवारण आदि, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता या पक्षपात। अगला है इतिहास के सहायक विज्ञान क्या होते हैं। ऑक्सिलरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, पिछली बार आया भी था। ऑक्सिलरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने अभी पढ़ाया था, मिडल मॉडर्न में भी है, एंशिएंट में भी, सिलेबस में भी है, और ये क्वेश्चन हमारा वीडियोज भी बहुत अच्छा है, हमने कंटेंट भी लोगों को प्रोवाइड किया है। तो आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठता या पक्षपात। अगला आपका है, ये 2 महत्वपूर्ण है। अगला है आपका इस क्षेत्र में जो आ सकता है वह है इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन। हीगल से पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन, तो अगर आ सकता है सौंदर्य शास्त्र, तो हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, डायलेक्टिक आइडियलिज्म थ्योरी ऑफ हीगल, आदर्शवाद। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामंतवाद का उद्भव और विकास। सामंतवाद का उद्भव एवं विकास, नहीं तो कहेगा सामंतवाद पे टिप्पणी लिखिए, सामंतवाद का उल्लेख कीजिए, सामंतवाद उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए, सामंतवाद का उद्भव एवं विकास, एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। दूसरा है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, जैसा अभी हमने वहाँ चर्चा किया था, ये आ सकता है। तो आपने 75 शब्द पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, दोनों बार रहेगा। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां यहाँ पर रहेगा, या अशोक का धम्म, जहाँ हमने वहाँ पर देखा था अशोक धम्म, ठीक। अगला रामगुप्त के ऐतिहासिक, हम वहाँ देखा, रामगुप्त के ऐतिहासिक यहाँ भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका और आ सकता है, वह है चोलकालीन स्थानीय सुशासन। चोलकालीन स्थानीय सुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोलों में मूर्तिकला का विकास आ चुका है क्वेश्चन। और इसमें और जो क्वेश्चन हो सकता है वह हो सकता है स्तूप स्थापत्य कला का विकास। स्तूप स्थापत्य कला विस्तृत में बताइए। स्तूप क्या है, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनकी बनावट विधि क्या होती है, उससे ये सब आ सकता है, स्तूप स्थापत्य कला। और एक क्वेश्चन आ सकता है, वह है अगला है मंदिर निर्माण की विभिन्न, भारत में मंदिर स्थापत्य कला या इसकी प्रमुख शैलियाँ। देखिए मंदिर स्थापत्य कला आएगा तभी आपको तीनों शैलियाँ डालना है, प्रमुख शैलियाँ आ जाएगा तभी तीनों डालना है। और इसमें हो सकता है जो अलग से भी एक आ जाए, 150 शब्द में बेसर, नागर, बेसर, द्रविड़। तो पहला हो जाएगा नागर शैली, दूसरा बेसर शैली, तीसरा आपका हो जाएगा द्रविड़ शैली, ठीक है। तो नागर, बेसर जो द्रविड़ शैली है, ये भी आपको आ सकते हैं। इसके बाद कुछ वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंपल आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि
आ सकता है कुमार गुप्त जो उसका है क्या बोलते हैं, जो हुनों के आक्रमण का ऐतिहासिक साक्ष्य, ठीक है, तो वो आएगा तो 150 वर्ड में आएगा। हुनों के आक्रमण का ऐतिहासिक साक्ष्य, हुनों के आक्रमण का ऐतिहासिक साक्ष्य, कुमार जो हुआ है ना ऐतिहासिक साक्ष्य, इसका क्वेश्चन हुआ है। और एक क्वेश्चन आ सकता है सिकंदर का आक्रमण और उसका प्रभाव, ये 150 भी आ सकता है 400। सिकंदर का ये 150 में ज़्यादा आएगा। सिकंदर का आक्रमण व प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। और एक है हर्ष की उपलब्धियां, हर्ष की उपलब्धियां। लास्ट क्वेश्चन आपका लिख लीजिएगा। सती प्रथा है वो सब कभी कभी भी आ सकता है, जौहर प्रथा, सती प्रथा, ये सब। एक क्वेश्चन और आप लास्ट में लिखिएगा, वह है पूर्व मध्यकाल में प्रमुख सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।